हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूपी टेट का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। तो आज की क्लास में यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 के पेपर 2 में आए हुए जो हिंदी के 30 प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और हमें किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मिट्टी का माधो होने का अर्थ है। तो मिट्टी का माधो होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन पहला है समझदार होना, दूसरा है मिट्टी की मूर्ति होना, तीसरा है कृष्ण की मूर्ति और चौथा है बहुत ही मूर्ख। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोग गलत भी कमेंट कर देंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस ही होगी, इससे आपको याद रह जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखते हैं मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बहुत ही मूर्ख, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। तो तद्धित का संधि विच्छेद बताना है, ये चारों ऑप्शन है। तो क्या है तद्धित, ऐसे भी लिखा जाता है तद्धित, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस हित। ये कैसे हुआ, ये है व्यंजन संधि का एक नियम जिसमें ता के बाद अगर ह आए तो ता द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है, ठीक है। तो आधा ता था तो आधा द में बदल गया और ह धा में बदल गया, इसमें इसकी मात्रा लग गई, प्लस ता प्लस इधर धित, ठीक है, तद धित, तद्धित। इसमें क्या है, व्यंजन संधि है और इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तत् प्लस हित। व्यंजन संधि मैंने अपने एक वीडियो में पढ़ा रखा है जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो अगर वो देखना चाहें तो ज़रूर देखें और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपने आंसर लिखिए और जो ना समझ में आए वो भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन क्या है, उद्दिन्न, उत प्लस दिन्न, उत प्लस विघ्न या चौथा है उत प्लस विन्न। तो इसमें व्यंजन संधि का कौन सा नियम लगा है, कैसे संधि विच्छेद होगा देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत प्लस विघ्न। कैसे, इसमें नियम लगा है कि किसी वर्ग का अगर प्रथम वर्ण ता क्या है कि पांचों वर्ग होते ना, का चा टा ता पा वर्ग, तो इनमें से ता वर्ग का पहला वर्ण है ता। तो नियम है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर स्वर से मेल करे तो, स्वर से मेल करे तो वो अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, जो आधा ता था वो स्वर से मिलने के बाद, इधर क्या है ई है ना, छोटी ई है, तो ये स्वर से मिलने के बाद अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है, द में परिवर्तित हो गया, तो ये बन गया उद्विग्न, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार हमें बताना है। पहला है यमक अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्ष अलंकार, तीसरा रूपक और चौथा है उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। कौन सा, रूपक अलंकार है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, इसमें रूपक अलंकार है। तारा घट उषा नागरी, तारा घट यानी तारों रूपी घट यानी घड़ा, तारों रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। अगला है, पंक्तियां दी गई हैं। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ऊधव नित बसति बहार बरसा की है। इसमें कौन सा अलंकार है, चार ऑप्शन है, रूपक, उपमा, यमक या श्लेष अलंकार। तो इसमें क्या हो गया है, इसमें जो घनश्याम वर्ण है, घनश्याम शब्द है,
इसमें क्या है, श्लेष है। श्लेष यानी कि इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। घनश्याम यानी कि एक, हम कृष्ण जी को भी घनश्याम बोल देते हैं, और एक काले बादल, एक दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका काले बादल। तो इस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, जिससे इस पूरी पंक्ति का भी दो अर्थ होगा। तो जहाँ एक शब्द एक ही बार आए और उसके दो अर्थ हों, वो श्लेष अलंकार होता है। तो इस पे क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। तो इनमें से ऐसा शब्द बताना जो दोनों, एक वचन या बहुवचन दोनों में समान ही प्रयोग होता है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन है, मुनि, दूसरा बालिका, तीसरा लड़का और चौथा है बेटा। तो हम इसमें देखते हैं, एक वचन में होता है बेटा, मेरा बेटा, या बहुवचन में हो जाएगा मेरे बेटे। तो ये समान तो नहीं है, बेटा का बेटे हो गया, लड़का का लड़के, लड़के हो जाएगा, बालिका का बालिकाएं हो जाएगा। पर मुनि का क्या होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही मुनि ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मुनि ही दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनि। अगला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो कहाट का कढ़ा, अष्ट का आठ, कुक्षी का कोख, कपित्त का कैथा। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, एक कुक्षी का कोख, ये भी सही है, दूसरा कपित्थ का कैथा, ये भी सही है। और इसमें जो अष्ट है, ये अष्ट नहीं होगा, अष्ट होता है, अष्ट का आठ होता है। ठीक है, और ये कहाट का काढ़ा, ये भी गलत है। तो इसमें अब दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग निर्देश अशुद्ध है। यानी कि जो इसमें उपसर्ग और शब्द दिए गए हैं, उसमें उपसर्ग किसमें गलत लिखा हुआ है। तो क्या है, निम प्लस अज्जित निमज्जित, नी प्लस खरा निखरा, अध प्लस सेरा अधसेरा, उत प्लस ग्रीव उद्ग्रीव। तो इनमें से चौथा, तीसरा, दूसरा, ये तीनों सही हैं। निम प्लस अज्जित नहीं होगा, ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो इसमें अशुद्ध हमको बताना था, ये नी प्लस मज्जित हो जाएगा। ठीक है, इसमें नी उपसर्ग होगा, निम नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास हमें बताना किस में है। पहला है दौड़ धूप, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है पीताम्बर और चौथा है त्रिभुवन। तो इनमें कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है मधुमक्खी में, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मधु की मक्खी, मधु की मक्खी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, पीताम्बर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, त्रिभुवन में हो जाएगा द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सिर पर सवार रहना, देखिए दूसरा मुहावरा आ गया, इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है पीछे पड़ना, दूसरा बाधक होना, तीसरा भाग जाना और चौथा मरने मारने पर उतारू होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीछे पड़ना। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चित संकेत दे रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम दो होते हैं, यह वह। ठीक है, निजवाचक में हो जाता है आप, स्वयं, ये सब निजवाचक में आ जाते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखेंगे, कितने 6 प्रकार। अगला प्रश्न है,
मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पहले देखते हैं क्या है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो ये क्या है? सुख क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है जिसकी विशेषता बता रहा है कि कितना पूरा, ठीक है, कम, ज़्यादा या पूरा, ये इसकी विशेषता होगी। तो पूरा सुख भोगता रहा, सुख की मात्रा बता रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के बारे में बात होती है तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? तो अगर दांतों का यूज़ हो रहा है और दांतों में जीभ का स्पर्श होता है तो वो क्या हो जाते हैं? दंत हो जाते हैं। ठीक है, मूर्धन्य क्या होता है? जब जीभ हमारी ऊपर की ओर मुड़कर झटके से नीचे आती है वो मूर्धन्य हो जाते हैं, जैसे ट वर्ग। ठीक है, और दंतोष्ठ होते हैं जो दांत और ओठों के सहायता से बोले जाते हैं। दांत और ओठों के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण वो क्या होते हैं? दंतोष्ठ होते हैं, दंत होते हैं। ता वर्ग, सा, इसमें भी ये वाला सा आ जाएगा। ठीक है, कंठोष्ठ होते हैं जो कंठ और ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, वो कंठोष्ठ हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा अशुद्ध है देखते हैं। तो चा क्या है? तालव्य है, महाप्राण है, ऑप्शन है। और ऑप्शन 2 है खा महाप्राण कंठ है। तीसरा है ता अल्प प्राण दंत है और चौथा है माँ ओष्ठ और सघोष है। ठीक है, माँ क्या है? ओष्ठ है, तो ओष्ठ क्या होता है? पूरा पा वर्ग ही ओष्ठ में आता है, पाफा बाभा माँ, तो ये क्या है? ओष्ठ और सघोष है, ये भी सही है। ता अल्प प्राण और दंत है, ये भी सही है। आगे है खा महाप्राण और कंठ है, ये भी सही है। लेकिन चा तालव्य और महाप्राण नहीं है। तालव्य तो है, चा तालव्य वर्ण है लेकिन महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। तो क्योंकि सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ही क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होता है। तो चा क्या है? पहला ही वर्ण है, इसलिए ये है अल्प प्राण है। ठीक है, आगे है बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा बाण का पर्यायवाची नहीं है? इसके विकल्प हैं शिलीमुख, विशिख, आशुग और सारंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंग। सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है। सारंग एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ होते हैं हिरण, सर्प, ठीक है, मयूर, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। आगे है उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है व्याख्यान परीक्षण, दूसरा है स्वपरीक्षण, तीसरा पाठ्य पुस्तक परीक्षण, चौथा निदानात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? निदानात्मक परीक्षण, यानी पहले निदान होता है फिर उसका उपचार होता है। अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है। अब देखिए ये वाला प्रश्न रिपीट हुआ है, 2019 में तो आया ही है, 2021 वाले पेपर में भी पूछा गया था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अल्प प्राण को, दूसरा है विसर्ग को, तीसरा है महाप्राण को और चौथा है संयुक्त व्यंजन को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विसर्ग को। विसर्ग को प्लस अनुस्वार को, ठीक है, अनुस्वार 2021 वाले में भी मैंने बताया था इसको। तो विसर्ग और अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ विसर्ग की जगह पे अगर अनुस्वार दे देंगे तब भी क्या हो जाएगा? अनुस्वार को सही लगाएंगे। अल्प प्राण अभी मैंने बताया पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण को अल्प प्राण बोलते हैं, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा वर्ण। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षात्र और ज्ञा, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे है दिया है
करने के लिए, तो सुमेलित कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, इसके रचयिता हैं दयानंद सरस्वती। रामचरितमानस तो सभी को पता होगा, इसके रचयिता हैं तुलसीदास। सूर सागर की रचना की है सूरदास ने और भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। अब ये देखिए भक्तमाल को भी ऐसे ही घुमा के पूछ लिया गया है 2021 में भी। भक्तमाल के रचयिता का नाम नाभादास। ठीक है, तो अब इसको सही मिलान कर लेते हैं, कौन सा सही है। पहले क्या है, पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का सी किस ऑप्शन में है? पहले का सी देखिए तीसरे वाले में ना, पहले का सी। और दूसरा क्या था? दूसरा था रामचरितमानस का तुलसीदास, तो दूसरे का था डी। दूसरे का डी इसमें है, CDBA, तो इसी में मिल रहा है ये वाला ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, रामचरितमानस तुलसीदास और सूरसागर सूरदास, भक्तमाल नाभादास। इसको ऐसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सारी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। अब ये देखिए, ये फिर से पूछा गया है, 2021 में भी ऐसा ही प्रश्न आया है। उसमें भी मैंने बताया था कि जिनमें नहीं वाले शब्द होंगे, जो नहीं वाले वाक्य होंगे, वो क्या होते हैं, ज़्यादातर भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कौन कौन से, उसमें उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, इन दोनों में देखिए नहीं आया है। ये दोनों क्या हैं, भाववाच्य के उदाहरण हैं। फिर अगला है राम पत्र लिखता है, तो इसमें क्या है, कर्ता की विशेषता है, तो इसमें क्या है, ये कर्तृवाच्य है। सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें देखिए इसमें क्या है, कर्म दिया गया है, तो ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या है, भाववाच्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 एवं 2, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? देखिए हमको पढ़कर पहचाना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पढ़ते हैं। यह है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है, सही है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। और अगला है पंच वर्ग का पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन कौन से हो गए, अंगा, या, डा, ना और मा, ये पंचमाक्षर होते हैं, जो सभी वर्गों के 5वें अक्षर। ये अनुनासिक होते हैं, ये भी सही है। अनुनासिक होता है जो नाक और मुख दोनों से बोला जाता है, यानी बोला तो क्या ही जाएगा, यानी इसमें दोनों से ही सांस निकलती है। तीसरा क्या है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। सही है, इसका यही क्या है, ये इसकी परिभाषा ही है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, इसके क्या होते हैं, नाक से कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक सांस निकलती है, तो वो अनुनासिक कहलाते हैं। तो इसमें अनुस्वार और वर्ग के पंचमाक्षर आते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2 एवं 3, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे गद्यांश आ गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न 51 और 52 का विकल्प चुनिए, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश पढ़कर देने हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या है, जीवन में दोनों उपयोगी हैं, एक दूसरे से पृथक हैं, तीसरा एक दूसरे पर आश्रित हैं, और चौथा किसी अन्य तत्व पर आश्रित है। और दूसरा प्रश्न क्या है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए, कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर
और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। ठीक है, तो पहला तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ही होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित होना। ये तीसरा वाला सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 52 क्या है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो जीवनोपयोगी हो। ये यहाँ पे दिया गया ना, जो जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। श्रेयस्कर माने अच्छी मानी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनोपयोगी हो। अगला पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें 53 और 54 के सही विकल्प बताने हैं। चलिए, क्या है पद्यांश, श्याम गौर किमि कहौं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ठीक है, तो इस पद्यांश में कौन सा भाव है, पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, तभी तो बताएंगे कौन सा भाव है। तो श्याम गौर किमि कहौं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये क्या है, यहाँ ये जहाँ राम भगवान और सीता माँ वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं, तो सीता माँ मन में सोच रही हैं कि श्याम गौर किमि कहौं बखानी, जो राम भगवान का श्याम और गौर वर्ण है, उनका जो छवि है वो कैसे बखानी, कैसे उसका बखान करूं। गिरा अनयन, यानी जो मेरी वाणी है वो उसके पास नेत्र नहीं है, वो अनयन है, उनके पास नेत्र नहीं है। और नयन बिनु बानी, जो नयन इनको देख रहे हैं उनके पास वाणी ही नहीं है, तो इसका मैं वर्णन कैसे करूं। तो ठीक है, इसको पढ़ के क्या है, करुण भाव तो नहीं आ रहा है, या ओज भी नहीं आ रहा, सुकुमार भाव भी नहीं आ रहा, इसमें क्या हो जाएगा, मधुर भाव हो जाएगा। माता सीता के मन में मधुर भाव आ रहा है। फिर आगे है, यह पद्यांश किस कवि का है, तो ये क्या है, तुलसीदास जी का पद्य है, ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा है व्यक्तिवाचक, और चौथा है भाववाचक। तो चांदनी चौक क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, एक स्थान का नाम है, एक स्थान विशेष का नाम है। ऐसा चांदनी चौक सुन के ऐसा नहीं लग रहा ना, कई सारी जगह हैं। ठीक है, एक स्थान विशेष का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब हम किसी को स्पेशली किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान को इंगित करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन है, सबुद्धि का अबुद्धि, आरोह का अवरोह, उत्कर्ष का अपकर्ष, और कीर्ति का अपकीर्ति। तो इसमें ये पहला वाला ही क्या है, अशुद्ध है, सही नहीं है, इसमें पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो सुबुद्धि का दुर्बुद्धि हो जाएगा, असुबुद्धि नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, इसमें क्या है, सुमेल करना है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है, ये शब्द दिए हैं और ये पर्यायवाची दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो इजी है वो देख लेते हैं, क्या है, तरु। तरु यानी वृक्ष, तरु वृक्ष का पर्यायवाची है। तलवार का होता है कृपण, टेढ़ा का होता है वक्र, और पटु का हो जाएगा प्रवीण। तो इसको ऐसे मिला लेंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा उसको सही कर लेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, देख लेते हैं। जैसे तलवार का क्या हो जाएगा, कृपण हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, यानी पहले का डी, दूसरे का सी, टेढ़ा का वक्र, तीसरा तरु का वृक्ष, यानी तीसरे का यहाँ ए होगा और यहाँ बी होगा, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, 58 क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य छांटना है हमें। तो पहला है,
उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। दूसरा है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तीसरा है यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। चौथा है वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो इसमें क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य दूसरा वाला। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक साधारण वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, दो वाक्य होते हैं। इसमें मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यही क्या है, मिश्र वाक्य है। बाकी सारे मुझे साधारण वाक्य ही लग रहे हैं। अगला है वह द्वार द्वार भीख मांगता है। वाक्य में कौन सा कारक है, कारक बताना है। इसके ऑप्शन है पहला संबंध, दूसरा अपादान, तीसरा अधिकरण और चौथा है संबोधन। तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। इसमें कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर, जहाँ में और पर रहता है वाक्य में वहाँ अधिकरण होता है। यहाँ पर का लोप कर दिए हैं और द्वार द्वार शब्द, तो यहाँ एक ट्रिक ये भी है कि जहाँ पे शब्द रिपीट होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर अधिकरण कारक होता है। जैसे वह घर घर घूमता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ओके, लास्ट प्रश्न है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शन है पहला आयुष्मती, दूसरा आयुष्मयी, तीसरा आयुषी, चौथा है आयुष्मयी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहला वाला है वही राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मती आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा। तो ये हो गए हमारे 30 प्रश्न। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर कुछ पूछना हो तो वो भी लिख सकते हैं। अब मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रही थी कंटिन्यू, अब मेरे चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस होंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यूपी टेट के पूरे 30 नंबर की तैयारी मैं इस चैनल पर करवाऊंगी, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं पहले प्रीवियस ईयर सीरीज़ को ही पूरा करूंगी, उसके बाद जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।